We are live, sir. Assalamu alaikum. Once again, we are live, and this is Drive Time Show with Dr. Ijaz Qureshi on Willing Ways Facebook page. आपको खुशामदीद कहते हैं, आपके इंतज़ार का शुक्रिया. जिन्हें भी लोग इस वक्त यहाँ पे हमें व्यू कर रहे हैं उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ. और आज भी पिछले प्रोग्राम की तरह ये हमारा इस सीज़न का सेकंड एपिसोड है. और जैसा कि आप जानते हैं कि 5:04 हमारी घड़ी के मुताबिक हो चुके हैं और 6:30 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे. और आज ये भी हमारी कोशिश होगी कि 6 बजे का विलिंग वेज न्यूज़ बुलेटिन जो है वो भी आपके लिए हम पेश करें लाइव. सो ये सिलसिला भी है. विलिंग वेज का न्यूज़ बुलेटिन जो है वो आज थोड़ा सा डिफरेंट होगा. वो कि फोरम जो है हमारा विलिंग वेज का है, मगर आप जानते हैं कि बहुत से लोगों को डायबिटीज़ भी है. तो हमारा साथ में एक सिस्टर कंसर्न है. एक ही बैनर के नीचे जो है हम काम करते हैं. ये जो प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है वो हमारा मीडिया मैजिक जो हमारा ग्रुप है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, उससे पहुंच रहा है. सो हमारी एक कंसर्न जो है वो विलिंग वेज है, जहाँ पे एडिक्शन का ट्रीटमेंट होता है, जहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं, डिसऑर्डर्स जो हैं, चाहे थॉट डिसऑर्डर्स हों, मूड डिसऑर्डर्स हों, उनके लिए हम लोगों को फैसिलिटीज़ देते हैं, उनकी फैमिलीज़ को काउंसलिंग देते हैं, उनका मुकम्मल इलाज मुआवजा करते हैं. और साथ में जितने भी सब्सटेंस अब्यूज़ हो या नॉन केमिकल एडिक्शन हो, सभी का हम इलाज करते हैं विलिंग वेज में. वैसे हमारी थर्ड कंसर्न जो साथ है वो सदाकत क्लिनिक भी है. ये एक मैंने कहा आपको साथ में जो है तारुफ भी कर चलूँ. और शाम के 5:05 हैं. आज 6 तारीख है, मंडे है. और इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि गो कि आप अपने वीक का, अपने हफ्ते का आगाज़ कर चुके हैं. मगर फिर भी कई बार ये होता है कि बाय द टाइम यू गो इनटू ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तो मोटिवेशन जो है डाउन होने लग जाती है. काम करने को दिल नहीं चाहता, या अगर कोई स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई कर रहे हैं, उनके टेस्ट वगैरह हैं या कोई वर्कलोड है तो उसमें भी वो डीमोटिवेट हो जाते हैं. तो कहना यही चाहूँगा कि माओ ज़ेडुंग का आपने नाम सुना होगा, जिनके मुतालिक मैं उस दिन बात कर रहा था. आई वाज जस्ट जोकिंग, ही वाज डेफिनेटली अ चाइनीज़ लीडर. जैसे हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाइनीज़ के लीडर जो है वो माओ ज़ेडुंग थे. मगर कुछ लोग जो है वो चाइनीज़ समझते नहीं है, नाम भी नहीं समझते. तो मैंने कहा कि कोई भी चीज़ अगर आपको याद ना आ रही हो और ज़रा सी आपको ओपरी लगे, यानी आपको लगे कि डिफरेंट है, उसको याद करना बड़ा मुश्किल है, तो आप उसको किसी चीज़ से एसोसिएट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ से जिससे आप ज़्यादा वाकफियत रखते हैं. मिसाल के तौर पे माओ ज़ेडुंग, यानी कि आप जानते हैं कि जुराबों को मौजे भी कहते हैं, और अगर मौजे तंग हों तो जाहिर है बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. तो आप ये भी ज़हन में रख सकते हैं कि जो चाइनीज़ लीडर थे, वैसे तो हमारे काबिल एहतराम है, बट जस्ट टू रिमेंबर द नेम्स दैट वी आर नॉट फेमिलियर विद, you can remember the Mao Zedong, and he said he was a revolutionary leader for China, and Chinese as they are today, वो वैसे आज से कोई 150 साल पहले नहीं थे. जब चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुआ था बड़ी प्रॉब्लम होती थी, और जहाँ पे हम यहाँ पे नारकोटिक्स का, ओपियोइड्स का, कोकेन का, जो अल्कोहलिज्म है उसका इलाज करते हैं विलिंग बेस पे, वहाँ पे चाइना को उस वक्त प्रॉब्लम ये चल रहा था कि वहाँ पे बहुत से लोग जो है ओपियोइड एडिक्ट्स थे, अफीम के नशई थे, और सारा जो चाइनीज़ मुआशरा था वो इसकी लपेट में था, और चाइना तरक्की करने की बजाय तनज़्ज़ुल का शिकार था. हालांकि जो चाइना की बैकग्राउंड है आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वहाँ पे मिंग डायनेस्टी और बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ थी जो कि रूल करती थी और बहुत ज़बरदस्त थी, बट इट वाज गोइंग डाउनवर्ड्स. क्योंकि इंसान जो है, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का भी कौल है कि एक जगह पे नहीं रह सकता, या तो वो इम्प्रूव कर रहा होता है या वो डाउनवर्ड जा रहा होता है. जामिद और साकित नहीं रहता, क्योंकि पानी भी अगर हो तो वो भी अगर एक जगह पे जमूद का शिकार हो जाए तो वो भी बू मार जाता है. ड्राइविंग के दौरान भी आपको ये ख्याल रखना होता है, ट्रैफिक का भी आपको ख्याल रखना होता है, और जहाँ पे आपने जाना है उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना पड़ता है. सो ड्राइव टाइम शो में हम आपको ये भी कहते हैं कि अच्छा मंडे है आज अरसलान, और आप नोट करें कि ट्रैफिक कुछ इस मिनट हो गए. कल कश्मीर डे था, मगर बहुत से लोगों को जहाँ पे उन्होंने कश्मीर के साथ इल्हाक किया, जहाँ पे उन्होंने यकजहती का सबूत दिया फ्रीडम फाइटर्स के साथ, वहाँ पे लोगों को ये भी अफसोस हुआ कि उनकी छुट्टी मारी गई. क्योंकि एतवार को बहुत से लोगों की छुट्टी होती है, और कश्मीर डे जो है, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे जो मनाते हैं तो छुट्टी मिलती है. कल लोगों को छुट्टी नहीं मिली. हालांकि चाइना का मैं भी बात कर रहा था, चाइना का सिलसिला बिल्कुल देखें आप क्या है कि वो तो
تقریباً وہاں پہ تو چھٹی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. دے آلموسٹ ورک 7 days a week, اور مرد و زن دونوں جو ہے مل کے کام کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 100 اٹ از ون آف دا بگیسٹ اکانومیز آف دا ورلڈ, اور امریکہ جو ہے اس نے اس کا $1 trillion ڈیٹ ادا کرنا ہے چائنا کا. تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی منزل جو ہے اس کو آپ تعین کر لیں اور پھر آپ انت تک محنت کریں تو جتنی بھی مشکلیں ہیں وہ آہستہ آہستہ آسان ہو جاتی ہیں. اچھا جی, میں یہاں پہ پارک کرتا ہوں تو آپ ذرا سا اتریے اور پھر ہم جو ہے سلسلہ آگے چلیں گے, اسٹوڈیوز میں چلے جائیں گے. مگر فی الحال اچھا جی, تو ویلنگ ویز ہم آ چکے ہیں اور سلسلہ یہ ہوگا کہ اسٹوڈیوز میں باقی باتیں بھی ہوں گے. اور میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ ہمیں اپنی لائف کو ادھر آ جائیں آپ سامنے, اپنی لائف کو ہمیشہ اس طرف آئیں نا. لائف جو ہے وہ جتنی بھی ہماری ویل پلانڈ ہو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. رائٹ ناؤ ان ویلنگ ویز 5:12 ہو رہے ہیں ہمارے پاس, اور وی آر موونگ ٹورڈز دی اسٹوڈیوز. اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ تھوڑی دیر ہے ہمیں مدد کر جاتی ہیں, اور یہاں پر ماشاء اللہ کام جو ہے چلتا رہتا ہے. آئی ہوپ یو ہیونگ اے گڈ ٹائم منڈے ایوننگ. السلام علیکم ایوری باڈی ہیئر. خاموش ہو جائیے, ہمارا ابھی آپ سے بعد میں بات ہوگی. ابھی آپ ادھر آ جائیں, ہم تو لائیو آ گئے ہیں. اور ہاں, یہ سلسلہ بسکرا طارق سے مل پائیے. بسکرا طارق آج آپ کے لیے نیوز لے کے آئیں گی. آج 6 بجے ولنگ ویز پاکستان دیکھے گا, میں وہاں پہ خبر نشر کروں گی. نہیں, مگر آپ آج ہمیں ولنگ ویز کی نیوز دیں گی یا ہمیں آپ ڈائبٹیز کی؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. نہیں, آپ نے کیا لکھا ہے؟ میں نے تو ڈائبٹیز پہ لکھی ہے. بس ڈائبٹیز کی نیوز ہوں گی, کیونکہ آپ ڈائبٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کا جو فیس بک پیج ہے اس کو بھی آپ دیکھ رہی ہیں, اور ڈائبٹیز کی نیوز ہم آپ سے سنیں گے. شوگر کے متعلق نئی نئی باتیں ہم آپ سے جانیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو جناب فی الحال جو ہے مجھے آپ یہ ذرا پکڑائیے کیمرہ, اور پوڈیم جو ہے یہ اس کو یہاں سے ادھر لے آئیے. یہ جب خبروں کی باری آئے گی تو پھر ہم پوڈیم, اس کو کہتے ہیں کہ منٹ ٹو منٹ ایڈجسٹمنٹ, اور منٹ ٹو منٹ جو ہے ہم ساتھ میں فل بدی, یعنی ایز اٹ گوز آپ کے لیے جو ہے ہم یہ کام بھی. اب آپ تھینک یو ویری مچ. فی الحال مس فریحہ جو ہے شی از ناٹ ہیئر بٹ شی از گوئنگ ٹو جوائن اس ان اے ویری لٹل وائل. اور عمیر آپ جو ہے یہ دیکھ لیجیے کہ کیا پوچھ رہی ہیں آپ؟ آف کورس وی آر لائیو آن ولنگ ویز پاکستان فیس بک پیج. آپ کو کوئی شک ہے؟ نہیں. آ جائیں, بیٹھ جائیں, آپ سے بھی بات چیت کر لیتے ہیں. سلسلہ کیا آپ نے پریپریشن کی ہے ابھی؟ ٹھیک ہے, پھر آپ سے جو ہے نا 6 بجے کی خبریں آپ نے ہمارے ساتھ آ کے. 6 بجے کی. یو آر آل سیٹ فار دیٹ؟ یس. آل ریڈی؟ یس. گڈ, بیسٹ آف لک. تھینک یو. اچھا جی, دیکھیے بات یہ ہے کہ زندگی میں کئی چیزیں جو ہے ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, مگر ایک ہوتا ہے ہینڈز آن ٹریننگ, یعنی کہ جب ہم کوئی کام نہیں آتا اور ہم اس میں جو ہے ایک کانفیڈنس سے اور تھوڑی سی تیاری کے ساتھ, کیونکہ پریپریشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جو وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ بریکفاسٹ جو ہے چیمپئنز جو ہے وہ فیڈ بیک لے کے بریکفاسٹ کرتے ہیں. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا سارا دن کام کرنا چاہیے. پلاننگ جو ہے وہ ہماری بریکفاسٹ ہونی چاہیے, یعنی کہ دن کا آغاز ہم نے کیسے کرنا ہے یہ ہماری پلاننگ ہونی چاہیے. اور ایک پلاننگ کے ساتھ ہمیں اپنے لائن آؤٹ ہر چیز کو کر لینا چاہیے کہ ہم نے کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے. میرا خیال آپ ادھر اگر آ جائیں تو اگر کیمرہ ان بھی ہو جائے تو ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا, اور یہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ بھی چلتا رہے گا. سو یو نو وی کین کل 2 birds with 1 stone. ایسے کرنا نہیں چاہیے, برڈس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. ابھی تو سردیوں کا زمانہ ہے اور آپ
जानते हैं कि एक काइंडनेस इंसानों के साथ होती है और एक ट्रेनिंग जो है उसकी हम ये भी ले सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है कुछ लोग जो है केजेस वगैरह बना लेते हैं. वैसे तो माशाल्लाह बर्ड्स जो है देयर सेल्फ इक्विप्ड, मगर गर्मियों में ये ज़रूर करते हैं कि कुछ लोग जो है छत पे दाना बुनकर डाल देते हैं या फिर पानी के पॉट्स रख देते हैं, क्योंकि जब बहुत गर्मी होती है तो आपको चिड़ियाँ नज़र आती हैं वो अपने परों को भी उसमें डिप कर रही होती हैं. मैं बड़ा हैरान हुआ पिछले दिनों में, आई वाज रियली सरप्राइज्ड. हमारे यहाँ पे पास ही रेस कोर्स पार्क है और ये दिसंबर का महीना था, ये जनवरी था. आई वाज सीइंग कि ये जो चीलें हैं वो एक नहर सी बह रही थी रेस कोर्स पार्क में और उसमें डिप कर रही थी और अपने पंख जो हैं उनको साफ कर रही थी. सो ये जो सिलसिला है, अभी आज हमारी मुलाकात हो रही थी शाहिद साहब से, हमारे ज़बरदस्त कार्टूनिस्ट हैं, इलस्ट्रेटर हैं, किसी दिन उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे. अब मैंने कहा शाहिद भाई आज तो आप बहुत चमक रहे हैं, तो उनका आगे से जवाब ये था जी मैं आज नहा कल इतवार से मैं नहा के आया. some people जो है वो सर्दी की वजह से शायद वो हफ्तावार नहाते हैं और कुछ लोगों का सिलसिला जो है वो इससे भी ज़्यादा तवील होता है और वो ईद की ईद नहाते हैं. बट आई थिंक दैट हैज़ टू बी अ जोक. और एक मुझे जोक याद आ गया, वैसे किसी का नाम नहीं लूँगा पर्टिकुलरली. जोक कुछ इस तरह से था. आज मिस फरिया इज ऑल्सो है, प्लीज हैव अ सीट. तो अगर हम कैमरे को थोड़ा सा यूं करके देखें और किसी से कहें कि हमें फीडबैक दे कि कैमरा घुमाने से हमें तो ऐसे ही रखें, हाँ करके देख लें यार, किसी से फीडबैक ले लें. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि कैमरे का जो है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आपकी तबीयत अब कैसी है? हाँ क्या हुआ था? बुखार हो गया था. oh my God. तो ख्याल रखना चाहिए ना, हमें प्रीएम्प्टिवली सोचना चाहिए. हम तो लोगों को बताते हैं कभी कभी सीजनल हो जाता है. इट वाज सीजनल. तो सीजन जो है, सीजन का जब एंड हो रहा होता है तो कपड़ों के ऊपर सेल लग जाती है और जितना भी स्टॉक होता है वो निकाल रहे होता है. दैट्स कंट्रोल है, यानी आप कंट्रोल योरसेल्फ. जब लोग पहनना पसंद करते हैं, जो जितनी भी अगले सीजन के लिए कपड़े रखे तो उनको वेयर हाउस की अपनी कॉस्ट होती है. फिर उसके बाद ये होता है कि वहाँ पे वो मूव करेंगे, उसको अपने पास रखेंगे, नया जो आएगा होती है. So what they want is they want to get rid of that stuff in that season. So usually they go into sale, right? 50% off, 40% off, 60% off ऐसा हो जाता है. मगर नई बात बनी हूँ मैं, खराब हो गया यार, ये बड़ा मसला है. अच्छा चलिए दूसरी तरह करके अगर उमैर देखें, हम दूसरी तरफ करके देखें एक दफा फिर से, और जो है हम ट्राई कर रहे हैं. अच्छा वो बात आई वोंट लीव दैट, साथ में जो है ना, दिस इज 1 मिनट मैनेजमेंट एज वी गो. फ्लाई बाय द वायर हम इसको कहते हैं, फ्लाई बाय द वायर. ये जो है ये इस टेक्नोलॉजी पे भी कभी बात करेंगे. You're just saying yes, everything is okay. I think you have not come back from your fever thing yet. I'm back. You're back? Yes. Back. जो हमारे एक डॉक्टर साहब हैं वो भी प्रोग्राम किया करते थे. So he used to say doctor blah 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 back with a bang. But we won't say that. इसका बेहतरीन तरीका ये नहीं बात कर देंगे. चलो जी, we tried. We hanged on for some time. Do you believe in that bungee jumping thing? Like thrill? But sometimes हम कह रहे होते हैं कि एड्रेनलिन जंकीज नहीं हेल्दी होगा. एड्रेनलिन रश आपके लिए as far as वो आपको कोई हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस कॉज नहीं करता तो वो तब तक ओके होता है. यानी अगर हमारी बॉडी के अंदर से हमें मदद मिल रही है, जैसे उसमें भी एक चीज को देखना चाहिए ना कि अगर उसकी वजह से आपकी लाइफ में कहीं पे कोई मसला आ रहा है या फिर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से, उसकी यूजुअली अपने आप को यानी आपको क्या ये देख लें कि कौन सी चीज और हमारा ज्यादातर जो होती है वो ज्यादा जो कि बज़ाहिर ऐसी जिसमें बहुत इन्वॉल्व हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारी टीम जीते और हमें एक एड्रेनलिन रश भी मिल रहा है, और उसमें मगर हमने खुद तो कुछ एक्टिविटी नहीं की, बस वहीं पे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, we are into it. But so one is that. Number 2, अभी बच्चों ने क्या काम शुरू किया, they play video games. और वो वीडियो गेम्स में इतने इंहमाक से इतने इन्वॉल्व होते हैं
they think as if they're actually going into, they're part of it. और बल्कि अब तो वो भी आ गई हैं, क्या उसको बोलते हैं, वर्चुअल, जिसमें आप 3D टाइप जो है उसमें भी लग रहा है. चले उसमें कुछ तो हिलजुल होती है, मगर जो बात जो है, जब आप छोटी सी थी तो you used to go to playground and you used to play hockey, football, cricket, tennis, तो आप बहुत शौक से खेलती थी. Am I right? Badminton की you were star, almost on the threshold of going into Pakistan team, I guess. No, not that much. Not that much. अच्छा, थोड़ा बहुत नहीं, लाइक एक अच्छे लेवल पे खेल लेती हूँ. ठीक है. फिर उसके बाद आपने ये साइकोलॉजी पढ़ ली तो बस फिर. अच्छा, आपको पता है एक बहुत मशहूर प्रोग्राम है साइकोलॉजी ऑफ विनर्स, या जिसको आप कहते हैं मेंटली टफ. ये जितने भी लोग हैं जो गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, किसी भी लेवल पे खेलते हैं, दे हैव टू बी वेरी टफ साइकोलॉजिकली. एग्जैक्टली, बहुत इसीलिए तो जैसे ये हमारी टीम के जो पिछले दिनों हालात चल रहे थे, उस पर डॉक्टर राकेश ने एक दफ़ा प्रोग्राम किया था, तो उन्होंने भी ये कहा था कि हमारी टीम को साइकोलॉजिकली फिट होने की ज़रूरत है, फिजिकली फिट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस पे तो उनके साथ बहुत ज़्यादा काम होता रहता है और काम चल भी रहा है उनके साथ, लेकिन वो साइकोलॉजिकली जो है वो अगर उनको उनकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना है तो उन्हें भी साइकोलॉजिकली फिट होने की ज़रूरत है. वो जो आपने मेंटल टफनेस की बात की, अभी मुझे वो नाम तो याद नहीं लिया, उसको मैंने ट्रांसक्राइब किया. स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं, जैसे कि जो आपके फियर्स हैं, अगर आप रोज करने से बहुत घबराते हैं, डर लगता है आपको, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम करने से पहले 1000 दफा सोचते हैं नहीं करना है, नहीं करना. वो प्रोफाउंड इम्बैलेंस की एक स्टेट होती है, कंफ्यूज्ड रहना. जैसे बहुत सारे लोग जब किसी ट्रीटमेंट में जाते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो वो इस स्टेज से गुजरते हैं. प्रोफाउंड इम्बैलेंस होती है, बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, पता नहीं होता कि अब पता नहीं क्योर होगा, नहीं होगा, मैनेज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. ट्रीटमेंट कराने का फैसला जैसे फैमिलीज कर लेती हैं और फिर बाद में सोच रही थी कि पता नहीं हमने ठीक किया है. एडिक्शन ट्रीटमेंट को, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनके ट्रीटमेंट में भी ये चीज आती है कि आप कंफ्यूज्ड होते हैं, आप क्लैरिटी नहीं होती जब तक कि रिजल्ट्स आपके सामने नहीं आते. यानी कि प्री कंसीव कर लेना, प्री इमेजिन कर लेना कि अगर आप एक्सपर्ट्स के साथ हैं, उनके साथ काउंसलिंग कर लेना, फैमिलीज की काउंसलिंग सेशन. और कई दफा ये होता है कि दूसरा शख्स जो हमें जानता नहीं है वो इतना श्योर नहीं होता, उसका उतना एक्सपोजर नहीं होता, उसको सिर्फ प्रॉब्लम नजर आती है, उसको प्रॉब्लम का हल नजर नहीं आता. मगर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, यानी कि जिन कहानी वो उनसे इक्वेट कर सकते हैं, अगर आप उनको इस तरह से लेके चले, वही जो बात सच बिल्कुल ऐसे ही है. लेकिन सब करते हैं, लेकिन जब तक आपका एक्सपोजर होगा नहीं, या आप ये कहें कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप अपने आप को रखें, तो ये पॉसिबल ही है. मुझे इससे ना एक जो मेरा छोटा सा ग्रीन पैच है, तो उसमें अक्सर छोटी चिड़िया होती हैं ना, वो रहती हैं बेलों के अंदर और वो अपने घोंसले भी बना लेती हैं. तो कभी नहीं इतने इनको दोनों को पता है, बस से थैंक यू से बाहर गिर जाता है. वो अगर वक्त से पहले जितनी जज कर रहे हैं, जिस तरह कोई किसी का उसकी औकात से, सलाहियत से कर पाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, जो उसने अपना पोटेंशियल, मगर जब हम उसको गाइड करेंगे सही वक्त पे, उसकी इस्तात के, उसकी हिम्मत के, उसकी एफिशिएंसी के मुताबिक काम देंगे, देन ग्रेजुअली एंड स्लोली वो बेहतर से बेहतर कर सकता है. अच्छा, एक और भी चीज़ में साथ में पेशेंट्स में देखी होगी कि शुरू में जब कोई पेन में होता है तो बहुत ज़्यादा उनको मोटिवेशन होती है इलाज हासिल करने की. जब पेन कम होती है तो मोटिवेशन भी कम हो जाती है. वो उसमें एक फिनोमेना होता है ना कि हम अंडरमाइन करना शुरू कर देते हैं अपनी प्रॉब्लम को, जो हमारा रियल इशू होता है. जब हम उसे अंडरमाइन करने लग जाते हैं ना, तो फिर वैसे ही हमारी मोटिवेशन डाउन हो जाती है, क्योंकि हमारा फोकस और हमारी अटेंशन जो है वो रियल इशू से हट जाती है. जैसे अगर किसी को लेते हैं कि हम ट्रीटमेंट बहुत बेहतर हो गया, तो हमारी एक पेशेंट है तो वो एक्सेप्शंस भी तो क्रिएट की जा सकती है ना, रेयर भी तो हो सकता है. हमें चल रहा होता है कि कभी भी रियल प्रॉब्लम ना करें. मुझे पता है कि आपकी बात से एकदम मिसाल ज़हन में आई. क्या हम बेहतर है कि ट्रेन से जाएं? क्या बेहतर पड़े हम साइकिल पे चल पड़े? हम मुजव्वज़ा ट्राइड एंड टेस्टेड एंड इजी एंड कंफर्टेबल तरीकों की बजाय अगर हम हिस्ट्री बनाने को भूल जाएं और जो ईजियर तरीके हैं
उन पे अपनी एनर्जी जो है ऐसी चीज़ों पे लगा दे, बिकॉज यू नो लाइक मनी, लाइक टाइम, एनर्जी की भी रिजर्व जो है वो लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं है. सो इफ ऑलरेडी in this setup, in your setup, in Willing Way setup, if there are ways the experts are telling you follow these, I think it would be better to follow them rather than to, you know, there is a door, you can go through a door, but you say no, I'm so strong, I have to do it, and I will shatter the glass and I'll go through it, or I will hammer it down. So there are places where you need to put your energies, and there are places where you need to constrain your energies. Exactly, you're right. हमें अपनी एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं उनको भी अपने जहन में रखना चाहिए और उसे सही चीज़ों के ऊपर लगाना चाहिए. जैसे बहुत सारे लोग ऑलरेडी उन, जैसे अभी कुछ देर पहले जिक्र किया मैंने एक पेशेंट का, सो वो अपनी एनर्जी सारी की सारा वेस्ट कर रही है इस चीज़ के ऊपर कि कैसे डेज जो है उनका उसका रोला कैसे मुकाया जा सकता है. यानी कि उनका ये है कि किसी तरह से जल्द से जल्द जो इलाज है उसको हम बाईपास कर दें और छोटा कोई क्विक फिक्स ढूंढ लें. एग्जैक्टली, बिल्कुल वो देख किसी क्विक फिक्स के लिए ही रही है और मेरे ख्याल में यही चीज है कि जिसकी वजह से शायद पेशेंट्स काफी लेट हो जाते हैं ट्रीटमेंट में, क्योंकि एक तो फैमिलीज मिस्टेक करती हैं कि वो ट्रीटमेंट का फैसला करने में काफी देर कर देती हैं. वो पहले कोशिश करती हैं कि पेशेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करें कि पेशेंट देयर विल बी टाइम इन फ्यूचर, या फिर कोई तो ऐसा टाइम आएगा कि जब इसको हमारा दुख नजर आएगा, जब इसको अपनी प्रॉब्लम नजर आएगी. लेकिन ऐसा होता नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता कि पेशेंट खुद से अपनी विल से आए. सो उसमें अगर आप पेशेंट को कन्विंस करने की कोशिश करते रहेंगे तो उसमें फैमिली अपनी एनर्जीज को वेस्ट करती रहती है, सफर भी करते रहते हैं. जैसे आज ही हम सुबह एक फैमिली को डील कर रहे थे. फैमिली काफी सालों से तकलीफ में है और वो इतना सफर कर चुके हैं कि अभी वो कह रहे थे कि अब हमें रिलीफ चाहिए. हम सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से ठीक हो जाए, नो मैटर व्हाट इट टेक्स. उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, लेकिन हमें हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक चाहिए. उससे पहले वो अपनी काफी सालों से अपनी हर टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कुछ उन्हें समझ में आता था, जितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, वो अपने पॉसिबल सारे टूल्स इस्तेमाल कर चुके हैं. लेकिन एंड पे फिर वो एक आ जाता है रिजॉर्ट ट्रीटमेंट, और फिर एंड पे उन्हें समझ आती है कि नहीं कि ये ट्रीटमेंट के बगैर तो कुछ पॉसिबल नहीं. मुझे वो बात याद आ गई डायबिटीज के तनासुब में, बिकॉज मैं काफी देर डायबिटीज की भी प्रैक्टिस करता रहा. क्या फायदा आप जो है कभी अपनी ब्लड शुगर चेक ही ना कराएं, आप जो है हकीमों के पास जाते रहें, आप जो है क्वैक्स के पास जाते रहें, आप टोटके यूज करते रहें. उससे पहले आजकल के दौर में तो बड़ा आसान है कि आप अपना यहाँ से एक छोटी सी पेन लगती है, आपको डर लगता होगा पेन से, मुझे लगता है, मगर ऑनेस्टली उन बड़ी प्रॉब्लम से ये बेहतर है. अच्छा मैर आपने ये भी करना है कि वो जो मोबाइल है ना वो भी हमें देना है ताकि हम फोन कॉल्स भी ले सकें, और जो हमारे मैसेजेस आ रहे हैं इस वक्त आपको तो शायद यहाँ नजर भी आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, तो उनको भी हम शामिल कर सकें. या तो ये करें कि हमें पढ़ के सुना दें, या हमें एक मोबाइल ला दें, वो मेरा ख्याल अरसलान के पास है, वो हमें दे दें. जैसे आप भी अपने उस पर देख सकती हैं, लैपटॉप इस पे नहीं, हाँ इस पे भी देख लें. अच्छा तो मुझे वो बात याद आ गई डायबिटीज के हवाले से कि जब लोग डायबिटिक उनको एग्जैक्टली नहीं पता होता, कई दफा सिम्टम्स बहुत नुमाया नहीं होते, मगर हम अपनी अगर ब्लड शुगर चेक करा लें, क्योंकि अभी 6 बजे जो है ना हमें सिकरा तारीख ने हमें डायबिटीज की हिस्से मैंने तो थोड़ा सा उसका भी जिक्र हम विलिंग वेज के फोरम पे भी कर लें, क्योंकि वही सिस्टर कंसर्न वाली बात है. तो क्या होता है कि कुछ लोग डायबिटिक्स नहीं होते मगर प्री डायबिटिक्स होते हैं. आप भी तो डायबिटीज काउंसलिंग करती है ना, डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट के साथ में जो है, तो उसमें जो हमारे डायबिटिक्स हैं वो तो आपको पता है कि अगर किसी का फास्टिंग यानी 8 to 10 आवर्स का कुछ नहीं खाया हुआ, पानी पी सकते हैं, तो अगर किसी का 126 मिलीग्राम डेसीलीटर से ज्यादा है फास्टिंग, पर्टिकुलरली ट्वाइस 2 दफा ऐसा हो जाए, इवन बेस्ट तो ये होता है कि आप वीनस ब्लड जाके लेबोरेटरी से करें, मगर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, तो वो डायबिटिक्स हो जाते हैं. इसी तरह अगर किसी का रैंडम यानी कि खाने के 2-2.5 घंटे बाद अगर 200 से ज्यादा है तो ये भी डायबिटिक्स हो गई. मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका खाने के बाद 140 से 199 के दरमियान आता है, या जो है निहार मुंह यानी कि ओवरनाइट फास्टिंग के बाद उनका जो है वो 100 से तो ऊपर होता है, मगर 126 से, ये प्री डायबिटिक्स होते हैं. कहने का मकसद ये है कि डॉक्टर से डरते रहना,
علاج گاہ کے پاس مستند لوگوں کے پاس نہ جانا اور یہ سوچنا کہ یار میں تو لیبل ہو جاؤں گا, میں تو ایک بریکٹ ہو جاؤں گا. یہ آپ کو بتاؤں کرونک ڈیزیزز میں یہ پیشنٹس کی سوچ ہوتی ہے, نہ صرف پیشنٹس کی بلکہ فیملیز کی بھی. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے میں بات کری تھی ایک پیشنٹ کی, تو ان کی فیملی سے آج جب میں صبح ڈیل کری تھی تو ان کی مدر کہہ رہی تھی کہ جب مجھے لوگ آ کے بتاتے تھے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, کوئی ایشو, دیر از سم تھنگ رانگ ود ہر, اور آئی تھنک جب لوگ ریکمینڈ بھی کرتے تھے کہ آپ کو انہیں کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جانا چاہیے, تو ان کی مدر کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ میں یہ سوچتی تھی کہ میری بیٹی ہے, میں نے اتنی اچھی تربیت کی ہے اس کی, تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو. یہ تھوڑی ہے, دیکھیے یہ سارا جو ہے یہ ہارڈ ویئر ہے نا, ساری باڈی ہارڈ ویئر ہے, برین بھی ایک ہارڈ ویئر ہے, مائنڈ از دی سافٹ ویئر. سو اگر مجھے چوٹ لگ سکتی ہے, پھسل سکتے ہیں, کوئی کسی قسم کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے, کوئی اندر جینیٹک ہمارے چیزیں ہیں وہ چھپی ہوتی ہیں, کہیں وہ ایک ایج آتی ہے اس میں مینیفیسٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ جو سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں, یا کوئی سوچ کی خرابی ہو سکتی ہے, یا ایون موڈ کی خرابی ہو سکتی ہے. آپ آنیسٹلی اگر اپنے معاشرے میں دائیں بائیں دیکھیں, اپنی فیملیز میں دیکھیں, آپ اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ اسٹڈی کریں کہ اگر ہم پراپرلی سوئے, ہم نے کھانا جو ہے وہ اگر نیکسٹ میل 5 گھنٹے بعد لینا تھا اور درمیان میں سنیک بھی نہیں لیا, اور 6, 7, 8 گھنٹے ہو گئے ہیں کچھ نہیں کھایا, پیاس بھی لگی ہوئی ہے, نیند کی بھی کمی ہے, اوپر سے کسی نے کوئی اسٹریسفل بات کر دی, کوئی ڈیڈ لائن ہے وہ ہمیں میٹ کرنی ہے, کوئی کسی نے ایسی بات کہہ دی جو پسند نہیں آئی, موڈ کا ایشو آ جائے گا ان لوگوں میں جو کہ اصل میں اپنا موڈ مینیج کرتے. موڈ ہمیں مینیج کرنا پڑتا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ساتھ میں کوئی نیورو ٹرانسمیٹرز کا امبیلنس ہو, کوئی جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہو, کیسے ہو, جیسے بائیپولیرٹی کی, جیسے آج صداقت کلینک میں گروپ کری تھی تو ہمارے ایک پیشنٹ نے بتایا, انہوں نے کہا کہ بس میرا ویسے میجر جو پرائمری ڈائگنوسس ہے وہ تو میرا ایڈکشن کا ہے, لیکن مجھے میرے کاؤنسلر نے بتایا کہ مجھے بائی پولر بھی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اس کی وجہ سے ڈپریشن ہو رہا ہے, کہ مجھے بائی پولر بھی ہے, میرا ڈوئل ڈائگنوسس, تو وہ تو بہت کریٹیکل ہو جاتی ہے سچویشن, بہت مشکل ہوتا ہے, ڈیفیکلٹ ہوتا ہے مینیج کرنا. تو میں نے بتا رہی تھی کہ بائی پولر کی ٹینڈنسیز تو ہر دوسرے بندے میں ہیں, لیکن جب آپ سبسٹنس یوز کرتے ہیں نا, یا پھر اوور یوز کرتے ہیں, یوز کرتے ہیں, تو اس سے ٹینڈنسیز جو ہیں وہ انہینس ہو جاتی ہیں, اس سے ٹریگر ہو جاتی ہے جو چیزیں پہلے. یہ ارسلان ولنگ بیس کا وہ ہم نکال کے دیتے ہیں نا, اس میں یہ کہ وہ ٹریگر ہو جاتی ہے. تو وہ میں نے کہا ایسا نہیں کہ آپ کے اندر پہلے ولنریبلٹی نہیں تھی, آپ کے اندر ٹینڈنسی نہیں تھی, میں نے کہا وہ ایڈکشن سے پہلے بھی تھی آپ کے اندر, لیکن جب آپ نے سبسٹنس کا یوز کرنا شروع کیا تو اس کے بعد وہ ٹریگر ہو گئی. تو اس کے بعد وہ کافی انہیں سمٹم ایک ایک چیز بتانی پڑی کہ یہ چیزیں آپ کی بائی پولر میں فال کرتی ہیں. جیسے بہت سارے لوگوں کے کوئی نہ کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہو جاتا ہے سبسٹنس یوز کے بعد, اور لوگ بہت گھبراتے ہیں اس چیز کو ماننے میں, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں, اس چیز کو ایکسیپٹنس دینے میں انہیں بہت ٹائم لگتا ہے. اچھا, ایک تو ایکسٹریم جو ہے نا وہ ہے جب آپ کا بہت موڈ ہائی, آسمان کی طرف آپ کا جا رہا ہوتا ہے اور آپ چھت پھاڑ کے نکلنا چاہ رہے ہیں, اور بڑا ہائی ریج ہے, یا اوور ایکسائٹیڈ ہیں, یا اسپینڈنگ اسپری ہے, خرچے کیے جا رہے ہیں, وہ لوگوں کے اوپر مہربان ہوئے جا رہے ہیں, ضرورت سے زیادہ ہی جو ہے نا ایک محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں, all these اس کو کیا کہیں گے آپ, ایکسائٹمنٹ یا ایسے سمٹمز جو, ایک اس کا دوسرا اینڈ بھی ہے. دونوں کے درمیان ہی آپ کو یہ جو مینجمنٹ ہے وہ سیکھنی پڑتی ہے کہ آپ نے نہ تو بہت زیادہ اوور ایکسائٹیڈ ہونا, نہ ہی اپنے آپ کو اتنا لو موڈ میں لے کے جانا ہے کہ جہاں پہ آپ کو اتنی نیگیٹو تھاٹس آنے لگتے ہیں. ویری ٹرو, ویری ٹرو. اور مس کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا, ایک اور بات میں نے یہ نوٹ کیا کہ جتنے بھی ایگزیکٹوز ہوتے ہیں, یا جتنے لوگ اپنی ہیلتھ کو لے کے زیادہ کانشیس ہوتے ہیں, وہ اپنے بچوں کے لیے زیادہ کانشیس ہوتے ہیں, وہ بچوں کا چیک اپ بھی کراتے ہیں, ہیلتھ اپنا بلڈ پریشر چیک کراتے ہیں, اپنی بلڈ شوگر چیک کراتے ہیں, اپنا چیک اپ فزیکل چیک اپ کراتے ہیں, اپنی جو ہے لیب ٹیسٹ رن کرتے ہیں. مائنڈ کے لیے, اپنے ذہن کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا یہ تھاٹ بھی دینے کے لیے کہ مجھے کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. They think it is a stigma.
हालांकि सबसे ज़्यादा जो अहम सॉफ्टवेयर है वो हमारा माइंड ही है। और फिर हम जिस तरह से कई डिजीज़ की बात करते हैं, जैसे अल्जाइमर डिजीज़ है जिसमें बुजुर्गी आ जाती है, भूल भुलक्कड़ हो जाते हैं लोग, मगर उसकी जो इंक्लिंग्स हैं या जो उसकी छोटी छोटी शाखसाने हैं या उसकी जो पहली पहली जिस तरह वो सूरज की किरणें होती हैं, इस तरह से ये जो दूसरी साइड आप कह रहे हैं उसके जो भी मिसाल दें वो नज़र आ सकती हैं इफ़ वी टेक दी हेल्प एट प्रॉपर टाइम। स्टिच इन टाइम, how many stitches it take? It saves. A stitch in time saves time. ऐसा कहते हैं। आपको है इसका शौक स्टिचिंग का? ना? बेकिंग, डाइनिंग डाइनिंग का भी शौक नहीं है? एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज, शुक्र। अच्छा, आपको पता है ना, अभी हम एड्रेनलिन की बात कर रहे थे, तो जब हम एक मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे अंदर जो है एंडोर्फिन्स और एनकैफ्लिन्स और नेचुरल ओपियोइड्स ये चीज़ें भी निकलती हैं जिससे जो स्ट्रेस हमारे गिरदोपेश में होता है वो हमें कम महसूस होता है। Yes, you're right. आप एक्सरसाइज कर लें, वर्कआउट कर लें तो आप वैसे ही अच्छा फील करने लग जाते हैं, उसमें आपको किसी और एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, यहाँ पे मिस फरिया फरीद हुए हैं और अंसा शेख हैं और बशारत अली हैं। बशारत अली कहते हैं, सर आई स्टार्टेड राइटिंग विद कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड आर्टिकल्स, देन स्टोरी राइटिंग एंड कॉलम एज वेल। तो ये माशाल्लाह इन्होंने स्टार्ट देखे कहाँ से किया। इनको लिखने का शौक है। भैया हाथ क्यों काँप रहा है? हाथ नहीं हिलना चाहिए, कहीं पे हाथ टेक ले, वो पोडियम पे हाथ रख ले, मगर हाथ हिलना नहीं चाहिए। अब मुझे नजर आ रहा है ना, so I can tell. और अच्छा, writing in columns as well, but now the mind has stuck. अब ये किस पे स्टक हो गया इनका माइंड, ये एक अलग कहानी है, जिनसे पूछना पड़ेगा why is he stuck. But now the mind has stuck. I am in a complex. अब ये टर्म्स देखें, पहले स्टक की, फिर कॉम्प्लेक्स की। ये जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें एक ही कॉम्प्लेक्स अच्छा होता है, ना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अच्छा होता है, ना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अच्छा होता है, सिर्फ जो शॉकिंग कॉम्प्लेक्स अच्छा होता है। I agree. You agree? See, I got it from you. और I am in a complex that in which field I should write. सी मोर कर लो। बशारत अली साहब एक मिनट ठहर जाइए, मैं जरा इसको, हाँ ये आ गया। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि I am in a complex that in which field I should write either columns, stories or scientific articles. What should I do? बशारत साहब, मिस फरिया से भी हम इसका जवाब लेंगे, मगर पहले मुझे अपने जवाब पे नाज है, फिर उसके बाद फरिया नाज के जवाब पे नाज होगा। ठीक हो गया? पहली बात ये है कि अगर आप लिखना चाहते हैं तो आगाज कर दें, साइफाई का होता है ना, साइंटिफिक जो राइटिंग है ना उसको हम साइफाई कहते हैं। ठीक है, साइंटिफिक फिक्शन से छोटा करके साइफाई। चेक इट आउट। साइफाई पे अगर आप लिखना चाहते हैं साइंस की स्टोरीज पे तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर आपने कॉलम्स लिखने हैं तो आप जो बड़े बड़े पिलर्स होते हैं ना उनको कॉलम्स भी कहते हैं, बड़े बड़े पिलर्स कॉलम्स भी कहते हैं। और अगर आप ऐसे चले तो उनको रोज कहते हैं। वेरी सिंपल, यू गॉट टू बिलीव इन बेसिक्स। ठीक है, तो जो है ना, अगर आपको वाकई लिखने का शौक है तो आप बड़े बड़े कॉलम्स को ऐसे करके हक करके उनके साथ यूं रख के सोचा करें, फिर आपको बड़े बड़े अच्छे आइडियाज आएंगे। उससे ये भी हो सकता है कि आप में एक स्ट्रेंथ आ गई, और वो स्ट्रेंथ जब आप में आएगी तो आपको एक कहानी याद आएगी जिसका नाम था सैमसन एंड डिलाइला। ये कहानी सुनी है? Never heard. Did you ever hear of Samson? Yeah. Who was Samson? सिर्फ नाम सुना। सिर्फ नाम सुना। अच्छा, ये कहानी थी जिस तरह हीर रांझा है, जिस तरह सुहनी महिवाल है, इस तरह जितनी भी स्टोरी, थोड़े से इनमें भी बाइपोलैरिटी के काफी काफी। अच्छा, वैसे तो शायरों के मुतालिक भी कहते हैं। जी बिल्कुल, उनमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। होती हैं। आपके पास आए कभी कोई शायर?
उनका तो धंधा बंद हो जाएगा अगर वो। तो बशारत साहब आपको मैं बशारत दे रहा हूँ कि आप ये कर सकते हैं कि आप ये सैमसन एक साहब थे, उस जमाने में मर्दों के बाल भी गिरा करते थे। हाँ, तो उनके भी मेरी तरह थिक से हेयर थे। तो वो जो थे सैमसन साहब, उनके बालों में बड़ी ताकत थी। हाँ, तो सबको पता चल गया कि इनके बालों में बड़ी ताकत है, ये अपने ट्रक खींच लेते हैं बालों से। Honestly, yeah, he could pull trailers with his hair. बड़े कमाल के आदमी थे वो। 5-5 सेब के बट्टे जो है ना बांध के अपनी आंखों से अपनी आंखें खोल लेते थे। Sorry, I'm taking it too far. ऐसा कुछ नहीं था। मगर सैमसन साहब जो थे, सैमसन साहब की जो थे ना बाल, उनकी जो डिलाइला थी, उन्होंने उनके बाल काट दिए। क्या वजह थी? वो बचाना चाहती थी कि वो जाके वॉर में सबसे लड़ना ना शुरू करें। उन्होंने एक दफा गधे का सर पकड़ के, दिस इज ऑल मिथोलॉजी, वो हड्डी थी उसकी, उससे एक पूरी फौज मार दी। उसने कहा अगर मारना ही है तो गधों को गधों से मारेंगे। तो वो सैमसन साहब जो है ना उनको जकड़ लिया गया, रस्सियों में बांध दिया गया। तो वो बादशाह को पता नहीं चला, उसने उनकी आंखों को भी जो है ना, बड़े जालिम बादशाह हुआ करते थे। आजकल का दौर शुक्र है ऐसे जालिम बादशाह नहीं है, आजकल जो है ना और चक्कर है। आजकल राया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो जो जालिम बादशाह था उसने उसकी आंखें भी बेचारे की ब्लाइंड कर दिया उसको। तो अब जाहिर है ही वाज एजिटेटेड, गुस्से में था, बाल जो उनकी बिलावट ने काट दिए, बादशाह ने आंखें खराब कर दी। ऑब्वियसली नाउ ही वाज यू नो लाइक चेन, ही वाज यू नो। तो वो बादशाह को ये नहीं पता चला, उसने अपने महल में उनको एक ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया जहाँ पे इधर भी कॉलम था, इधर भी कॉलम था, पिलर्स कॉलम, और उनके ऊपर पूरा महल खड़ा हुआ था, सपनों का महल। ठीक है, सपनों का महल वो खड़ा हुआ था। तो वो उसके दरमियान खड़ा था। जब वो कोई डिक्री या कोई ऐसी रूलिंग पास करा था बादशाह के, अब इसको सर तन से जुदा कर दिया जाए, या मार दिया जाए, या छोड़ दिया जाए, बोलते साथ का सलूक किया जाए, कुछ ऐसी बातें कर रहा, उसको गुस्सा आ गया ना। हल्क होगन का नाम सुना? उसका नहीं सुना? हल्क, इनक्रेडिबल हल्क, एक कॉमिक कैरेक्टर है वो। उसको जब गुस्सा चढ़ता है ग्रीन हो जाता है, उसमें भी बड़ी ताकत आ जाती है। ये बैन हर के साथ मिलता जुलता काम है। तो ये सारे मिथोलॉजिकल फिगर्स हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो वो क्या हुआ कि उसने जो कॉलम्स थे ना ऐसे जोर लगाया और वो दोनों कॉलम्स टूट गए और वो सारा महल, सपनों का महल भी टूट गया। वो खुद भी उसी में दब गया, फना हो गया। उसने कहा फायदा क्या, ना डिलाइला रही, ना आंखें रही, ना मेरे बाल उसके उग गए थे बाय दैट टाइम, बाय द वे। तो स्ट्रेंथ वापस आ गई थी। तो सारा जो सारे दरबारी थे वो भी मर गए। तो मैं बशारत साहब को असल में कहानी भी सुना रहा था, मैं बता भी रहा था कि इस तरह की कहानियां भी होती हैं। अगर इनको लिखने का शौक है, साइंटिफिक फिक्शन लिखने का शौक है, साइंटिफिक फिक्शन लिखें, पढ़ें, किताबें पढ़ें। आइंस्टाइन साहब का नाम आपने सुना होगा, वो कहते थे कि जो है ना टाइम इज एन इलास्टिक बैग, ये उनकी थ्योरी थी। ऐसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी थी उनकी, यानी उनका मतलब रिलेटिविटी की थ्योरी से कुछ लोग कुछ और समझते हैं। मेरे ख्याल में रिलेटिविटी की थ्योरी ये थी कि जो रिलेटिव्स होते हैं उनके बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं है, रिश्तेदारों के बगैर जिंदगी कुछ नहीं। ये आइंस्टाइन की थ्योरी है, बिलीव मी। इस पे शायद उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अच्छा, तो विशाल साहब आप लिखना शुरू कीजिए। लेकिन मेरे ख्याल में इससे पहले अगर ये अपना इंटरेस्ट जो है वो एक्सप्लोर कर लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अगर आपको अपने काम से प्यार नहीं होता तो फिर वो आपके लिए अज़ाब ही होता है। तो अगर हम अपनी डिजायर और इंटरेस्ट जो है उसको एक्सप्लोर कर लें कि आपको जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप कितना इंटरेस्ट ले पा रहे हैं, या फिर आप कितना उसके लिए मोटिवेटेड हैं और आप एक्चुअली वही काम करना चाहते हैं या नहीं। बहुत सारे लोग हम में से अपनी वर्क प्लेस पे जाते हैं बहुत बुरे मूड के साथ,
اور پورا دن برے موڈ کے ساتھ ہی گزارتے ہیں اور اس وقت اپنا موڈ ٹھیک کرتے ہیں جب وہ گھر واپس جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اب انہیں پتا ہوتا ہے دن کا سٹارٹ برے موڈ کے ساتھ کرتے ہیں, دن کا اینڈ برے موڈ کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن یہ انہیں ہیلپ نہیں کر رہا ہوتا. کیونکہ اگر آپ کہیں پہ کام کر رہے ہیں اور آپ برے دل کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر میرے خیال میں تو آپ کوئی کام نہیں کرے, کیونکہ برے دل کے ساتھ آپ کوئی بھی کام اچھے طریقے سے تو نہیں کر سکتے. سو آئی تھنک ڈیزائر اور جو انٹرسٹ ہے نا اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر تو نہیں ہے تو اسے ڈیولپ کر لیں, اور اگر آلریڈی ہے تو اس کو پھر تھوڑا سا انہینس کرنے کی شاید ضرورت ہو. سو آئی ہوپ یعنی اگر یہ کہانی لکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس کا ان کا کس طرف زیادہ رجحان ہے, اور پھر اس کے بعد انگریزی میں زیادہ رجحان ہے, اردو میں زیادہ رجحان ہے, پنجابی میں زیادہ رجحان ہے, سرائکی میں زیادہ رجحان ہے, چائنیز زبان بھی اچھی ہے. آپ کو کتنی زبانیں آتی ہیں بتائیے؟ اردو, پنجابی, انگلش. کوئی پنجابی کا شعر سنا؟ نو. کیوں؟ شعر لائک پوئٹری وغیرہ والی. اچھا, پنجابی کی کوئی آپ ہمیں چھوٹی سی کہانی جس کا کوئی اچھا سا سبق آموز کہانی پنجابی کی سنا؟ پنجابی ویسے بول سکتی ہوں, لیکن بولیں نا, میں آپ کو موقع دے رہا ہوں. کیسے بولوں, میرے سے کوئی بولے گا تو پھر میں آنسر کر سکتی ہوں پنجابی میں. آپ مجھ سے کچھ پنجابی میں پوچھیں تو میں آپ کو پنجابی میں آنسر کر دیتی ہوں. کچھ اونجوی راواں اوکھیاں سن, کچھ اونجوی راواں اوکھیاں سن, کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ آ رہی ہے. کیا ترجمہ کریں آپ ریپیٹ کریں. کچھ اونجوی راواں اوکھیاں سن, کچھ ویسے بھی ڈیفیکلٹ تھی, راستے کافی ڈیفیکلٹ تھے. کچھ اونجوی راواں اوکھیاں سن, کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی. یہ کچھ گلے میں غم کا کسی نے, جیسے توق ہوتا ہے نا جو پرانے زمانے کے قیدی ہوتے تھے, ان کو ہاتھوں میں ان کے وہ باندھ دیتے تھے. کیا کہتے تھے ہاتھوں میں, کیا باندھ دیتے تھے؟ گانا نہیں باندھ دیتے, راکھی وہ کچھ اور کہتے ہیں, ہتھ کڑی لگا دیتے, ہینڈ کفس, اور پاؤں میں بیڑی, اور گلے میں توق, تاکہ دے کینٹ ایون موو دیئر نیک. تو کچھ اونجوی راواں اوکھیاں سن, کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی. اچھا, مجھے صرف اس سے وہ ایک ہی چیز, مسری لوز کمپنی. ہاں, مطلب یہ بالکل صحیح مسٹیک ہے. ذرا اس کو ایکسپلین کریں, مسری لوز دا کمپنی. دیکھیے, جیسے ہم نے میرے خیال میں لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی نا کہ کچھ لوگ بڑی آسانی سے وکٹم رول میں چلے جاتے ہیں. وہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا, دکھ میں رہنا, جیسے جو سیڈ سانگز ہوتے ہیں یا پوئٹری, جب کسی کا بریک اپ ہو جاتا ہے تو اس کو بڑی ہی چیزیں اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے, اس کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے لائٹس آف کر کے اکیلے کمرے میں بیٹھ کے رونا, پھر دوسروں کے ساتھ اپنا دکھ شیئر کرنا, بتانا, پھر ہر کسی کی اٹینشن سیکھ کرنا اور اپنے آپ کو وکٹم رول میں لے کے جانا. تو مسری لوز کمپنی جو میری انٹرپریٹیشن ہے اس کے بارے میں کہ ہم جب تکلیف میں ہوتے ہیں نا تو ایکچولی ہم اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ ہمیں تکلیف میں یا پینفل ایکسپیرینسز کو انجوائے نہیں کرنا چاہیے, ان سے لرن کرنا چاہیے اور ان سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ آپ نے جو ساری بات بتائی ہے نا, یہ ہے جو میں آپ کو پوئٹری سنا رہا تھا نا, اس کے پیچھے یہ ہے. اچھا, بالکل آپ سے کہ ایک تو وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ اونجوی راواں اوکھیاں سن, کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. اور یہ چھوٹے موٹے پوئٹ نے نہیں کہا, منیر نیازی نے کہا. بلے شاہ کی تو شاعری کمال ہے. آتا ہے شعر, لیکن مجھے ان کو سننا اچھا لگتا ہے. میں کچھ اچھا اٹریکٹ کرے تو پوچھوں تو بلے شاہ کا ہی ہوتا ہے. آپ کوئی, اور ساتھ میں وقت میں سے یہ بھی ہو رہا ہے 270 کوئٹہ سے کال کیا, پورے پاکستان سے کال کر سکتے ہیں آپ, ہمیں یو کے سے کال کر سکتے ہیں. مس فریہ نوز پنجابی, she knows Urdu, she knows English, and the gentleman standing on that side, he also knows few languages. Okay. مگر مجھے صرف یونیورسل ایک ہی لینگویج آتی ہے. Don't tell us. That is language of love and language of kindness, in which you don't have to speak a single word.
You don't have to utter it, but it is understood by each and every person. Even it is understood by my Furby. Furby is my cat. Okay. So even the animals can understand it. اور اگر وہ لینگویج نہیں آتی, اگر اس لینگویج کی پرسیپشن نہیں ہے, تو پھر ہر زبان بیکار ہے. Exactly. Feelings, emotions, love, care, kindness, آپ نے اتنا اچھا ورڈ یوز کیا, اتنی اچھی ٹرم یوز کی, اس کے بغیر تو کسی لینگویج کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اور مس یہ بتائیے کہ لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں, بڑے متین ہوتے ہیں, بڑے فتیم ہوتے ہیں, بڑا فہم ہوتا ہے, بڑا فراست ہوتی ہے, وہ ہے نا فراست صاحب, مگر ایموشنز کو, اپنے جذبات کو ہینڈل نہیں کر سکتے. وہ ای کیو کی بات کرتے ہیں, ایموشنل کوشن کی ہم بات کرتے ہیں, تو وہ دیر آر ویری فیو پیپل کی جن کی مینجمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے اپنے ایموشنز کی, اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھنا, انہیں مینیج کرنا اور ان کو اچھے طریقے سے یوز کرنا, استعمال ان کا اچھے طریقے سے کرنا, یہ بہت کم لوگوں کو آتا ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا ای کیو ہائی ہوتا ہے, جو کہ اپنے ای کیو کو بہت اچھے طریقے سے مینٹین رکھتے ہیں یا پھر اسے سسٹین کر پاتے ہیں, کیونکہ ہمارے ایموشنز کو مینیج کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایک دفعہ مینجمنٹ سیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ اپنی لائف میں کبھی مار نہیں کھاتے. فائدہ ہوتا ہے ہے ایموشنز کو مینیج کرنے میں. بالکل ہوتا ہے. جی ہوا یہ تھا کہ کیونکہ ہمارے اتنے زیادہ ویورز ہیں, پوری دنیا سے ویورز آ گئے تھے, اور اتنی جو ہماری چوک ہو گئی تھی بینڈ وڈتھ, جس کی وجہ سے ہم آف ایئر ہو گئے اور اب ہم واپس آ گئے. اور خاص طور پہ مس فریحہ جو تھیں, ان کے مشورے لینے کے لیے لوگ بہت زیادہ مچل رہے تھے. تو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے مس فریحہ کو کہا کہ آپ جائیں, ریلیکس کریں, اور اب ہم 6 بجے کی نیوز کے ساتھ آپ کے لیے مس اقرا طارق نے آنا تھا. ڈائبٹیز کے متعلق آپ کو معلومات دینی تھی. مس اقرا طارق کو آتے آتے ذرا سی دیر ہو گئی, راستے میں بہت سارے ڈائبیٹک پیشنٹس تھے جو ان سے پوچھ رہے تھے. تو ابھی ڈاکٹر اعجاز قریشی کو تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیجیے. مس اقرا طارق پلیز ود دی نیوز بلیٹن آ جائیں. السلام علیکم. وننگ ویز نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں اقرا طارق. پاکستان میں ہر سال 90,000 مریضوں کی اموات کا سبب ذیابیطس ہے, جن میں زیادہ تر ٹائپ 2 ڈائبٹیز شامل ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے بڑھنے کے پیچھے آپ کا موٹاپا ایک بڑی وجہ ہے, جو کہ اکثر نوجوانوں میں نظر بھی آتا ہے. ایک حالیہ تحقیق کے مطابق ذیابیطس کے مرض کا شکار زیادہ تر خواتین ہیں. دنیا بھر میں پاکستان 7ویں نمبر پر ہے, جس کی آبادی کی شرح 12% ہے. امکانات ہیں کہ 2025 تک یہ شرح 12 سے 30% بھی ہو سکتی ہے, اور پھر پاکستان 7ویں کی بجائے 5ویں نمبر پر آ جائے گا. تاہم ذیابیطس کے مرض کا شکار نوجوان طبقہ ہے, کیونکہ اس مرض کی تشخیص 25 سے 38 سال کے نوجوانوں میں زیادہ دیکھنے میں آئی ہے. ماہرین ذیابیطس کا کہنا ہے کہ ورزش نہ کرنا اس مرض کی ایک بنیادی وجہ ہے. ایک سروے کے مطابق پاکستان میں 70 لاکھ سے زائد افراد ذیابیطس میں مبتلا ہیں, جس کی ایک اہم وجہ ورزش نہ کرنا ہے. بہت سے لوگوں میں یہ خیال عام ہے کہ ڈائٹ مشروبات سے ذیابیطس کا خطرہ نہیں ہوتا, لیکن حالیہ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ڈائٹ مشروبات آپ کے لیے اتنے ہی نقصان دہ ہیں جتنی کہ دوسری مشروبات. سویڈش تحقیقات کے مطابق اگر آپ روزانہ کی بنا پہ 2 کین ڈائٹ سوڈا کے لیتے ہیں تو آپ میں 21% امکانات ہیں کہ آپ کو ذیابیطس ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ وزن کا بڑھنا, بھوک کا زیادہ لگنا بھی ڈائٹ مشروبات کی ہی بدولت ہے. ذیابیطس بیک وقت ایک مخلص دوست اور ایک جانی دشمن ہے. اگر آپ اسے اپنا دوست بنا لیں تو یہ زندگی بھر آپ کا ساتھ دیتی ہے اور آپ کو مزید بیماریوں کی جانب بڑھنے سے روکتی ہے. لیکن اگر آپ اسے اپنا دشمن بنا لیں تو یہ آپ کو مزید بیماریوں کی جانب دھکیل سکتی ہے, اور جس کا نتیجہ موت کے سوا کچھ نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ کڑوی چیزوں سے ذیابیطس کا علاج ممکن ہے, لیکن در حقیقت یہ ایک نیم حکیم خیال ہے جو کہ کڑواہٹ مٹھاس کو ختم نہیں کرتا, بلکہ زندگی کی خوشیوں میں مزید
जायका उसका तल्ख कर देता है। माहिरीन का कहना है कि ज़ियाबितस के मर्ज में कोई भी इलामत आप पर अगर जाहिर हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें ताकि फौरी इलाज मुमकिन हो सके। इस वक्त पूरी दुनिया में ज़ियाबितस का मर्ज एक चैलेंज बना हुआ है जिस पर मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर डॉक्टर्स को मिलकर काम करना चाहिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ और कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी 6 बजे की न्यूज़ में। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। Thank you very much, Ms. Iqra Tariq, for briefing us about diabetes. It was great to hear you. और Ms. Iqra Tariq से जो है Ms. Iqra Tariq ठीक ठाक होके बैठ जाए क्योंकि अभी थोड़ी सी बातें आपसे मज़ीद होंगी, ठीक है? और उतनी देर में हम अपना जो ये सेटअप इसको ठीक करेंगे, ठीक है? आप इस तरफ आइए और Ms. Iqra Tariq जो है आप डायबिटीज़ की काउंसलिंग करती रहेंगी डायबिटीज, ज़रा से आप उनके मुतालिक थोड़ी सी चंद बातें बताएं, नाजरीन को बताएं। जी डायबिटीज़ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत सारे पेशेंट्स जिनको हमने देखा है वो अपनी खुराक के हवाले से जो है ज़रा भी उनका नहीं होता, उनका ये होता है कि अच्छा मैं बीच में कुछ मीठा खा लिया जाए। बहुत सारे ज़ियाबितस के मरीजों का ये भी कहना है कि मीठा खाने, शहद खाने से तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन शहद भी आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की बजाय उसको बढ़ा देता है। इसके अलावा जो है आप स्ट्रेस मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर होगी तो इसका 25% किरदार है कि आपकी ज़ियाबितस जो है वो मैनेज रह सकती है, कंट्रोल में रह सकती है, और 25% इसमें खुराक का किरदार है, और 25% जो है आपकी वर्जिश का, और 25% किरदार आपकी अद्वियात का है। अगर आप खुराक, वर्जिश और स्ट्रेस पे काम कर लेते हैं तो 75% आप अपनी ज़ियाबितस पर काबू पा सकते हैं। दवाइयों का किरदार 25% है। इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि दवाइयाँ लेना छोड़ दें, दवाइयाँ भी बहुत अहम है, हर चीज़ की एक अहमियत है, तो दवाइयों के साथ साथ बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच वापस आते हैं डॉक्टर इजाज की जानिब। थैंक यू सो मच मिस इकरा, यू आर ग्रेट, एब्सोल्युटली बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अच्छा जी, ये थी जनाब मिस इकरा तारिक जो हमें डायबिटीज़ न्यूज़ के मुतालिक बता रही थी। और अब हम एक दफ़ा फिर से मिस फरिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा, हमारा सिलसिला कुछ मुंक़ता नहीं हो गया था? जी बिल्कुल। Do you remember what we were talking about? हम बात कर रहे थे इमोशंस को मैनेज करने की, और उसमें मैं बता रही थी कि अगर आपको वो जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है उसके बीच में वो जो थिंकिंग वाला एलिमेंट होता है उसके आपको इंक्रीज करने की ज़रूरत होती है। अगर आप अपनी इमोशंस को मैनेज करना चाहते हैं या आप अपने रिस्पॉन्सेज को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, हम साइंस ये कहती है कि जब हम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेंस इमोशंस होते हैं तो हमारा लॉजिकल ब्रेन ऑफ हो जाता है, तो उसको रीएक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हमें अपने आप को, वो कहते हैं ना कि जैसे हमें कुछ स्टिमुलस मिले, हमें कोई चीज़ बुरी लगती है तो हम फौरन से उस पर रिएक्ट कर देते हैं। जैसे अगर किसी की बात बुरी लगे तो हम बहुत जल्दी गुस्से में आके और इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं कि जो हमारा नुकसान कर सकता है, सामने वाले का नुकसान भी कर सकता है। उसमें अगर हम थोड़ा सा गैप और डिले ऐड कर लें और थोड़ा सा सोचने समझने वाला एलिमेंट ऐड कर लें, थोड़ा सा अपनी सोच को एक्सपैंड कर दें, तो मेरे ख्याल में हमारे रिस्पॉन्सेज जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। And this is what is emotional रेगुलेशन का भी कॉन्सेप्ट है, और इमोशनल क्वेश्चन, और किस तरह से आप अपने इमोशंस को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आपने थोड़ी देर पहले बात की, हम सैड भी होते हैं, हमें गुस्सा भी आता है, हमें अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। इमोशंस नेचुरली अक्कर होते हैं, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। अगर मुझे कोई बात बुरी लगेगी तो डेफिनेट सी बात है कि मुझे गुस्सा आएगा, लेकिन उस गुस्से में को मैं कैसे एक्सप्रेस करती हूँ ये मेरे अपने ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज हम सब का गुस्सा एक्सप्रेस करने का भी तो तरीका डिफरेंट होता है। आपका अपना तरीका होगा। वैसे यूजुअली आप क्या करते हैं व्हेन यू लाइक मैड एट समवन और लाइक व्हेन यू आर एंग्री? मैंने मिस चेंज किया। आई यूज्ड टू एक्सप्लोड एंड आई यूज्ड टू शाउट एंड आई यूज्ड टू एक्सप्रेस माय सेल्फ बिकॉज दैट वाज माय लर्न्ड बिहेवियर, बट आई रियलाइज्ड ओवर द इयर्स दैट इट कॉजेस लॉट ऑफ पेन एंड रिग्रेट लेटर। मुझे तकलीफ होती है, मुझे अपना बिहेवियर याद करके बुरा लगता है। तो अभी उसका जो तरीका है, उसकी जब फ़ौरन मैंने चेंज किया ना, तो मैं साइलेंस में चला गया। मतलब गुस्सा आ रहा है तो अंदर उसको रोक रहा हूँ। अच्छा, वो भी बड़ा तकलीफ देता है। तो फिर जो पैसिव है वो पैसिव एग्रेशन निकलता है, यानी आप
اوپر تو نہیں شاؤٹ نہیں کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ جھگڑ نہیں رہے ہیں, مگر آپ کے اندر ایک کڑواہٹ ہے, کدورت ہے, resentful ہے. Then I changed it to sublimation. Sublimation مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو ایونیوز تلاش کیے کہ جو انرجی ہے اس کو چینلائز کرو. اس کا آپ بتائیں نا تھوڑا سا. دیکھیں ابھی آپ نے سے خود ہی بتایا کہ آپ کو جب اس چیز کی ریئلائزیشن ہوئی کہ انہیلدی پیٹرن تھا, جو آپ نے بات کی کہ آپ ایکسپلور کرتے تھے, ڈیفینیٹلی اس سے پہلے آپ کافی عرصے تک وہ جو پیسو ایک رول میں رہتے ہیں, آپ کو چیزیں بری لگ رہی ہوتی ہیں. جیسے میں نے یہ بات کی کہ ری ایکٹیو نہیں ہونا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے رسپانس نہیں کرنا, آپ نے رسپانس نہیں دینا. جیسے بہت سارے ہم میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, آپ جو جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹ ایسی بات ہے, آپ اپنے آپ کو اپنی اسیسمنٹ ضرور کیجیے گا کہ بہت سارے پیسو لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ اپنے جینوئن ایموشنز کا یا فیلنگز کا اظہار کر دیں گے تو شاید سامنے والا برا منا جائے گا, اسے برا نہ لگ جائے کہیں. تو مجھے اپنے غصے کو بھی چھپانا ہے, مجھے اپنی فیلنگز کا اظہار بھی نہیں کرنا, مجھے یہ بھی نہیں بتانا کہ میں آپ کی اس بات سے ہرٹ ہوئی ہوں, مجھے برا لگا ہے. یہ انہیلدی پیٹرن ہوتا ہے. ہم نہ تو پیسو رول میں رہ کے ہم کچھ اپنا فائدہ کر رہے ہوتے ہیں, نہ ہی ہم اگریسو رول میں رہ کے کوئی فائدہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اسرٹیو ہونا پڑتا ہے, ہمیں اگلے بندے کو بتانا پڑتا ہے کہ ہمیں یہ چیز بادر کر رہی ہے, ہمیں برا لگ رہا ہے. اگر آپ کی کوئی بات مجھے انکمفرٹیبل کر دے گی تو ضروری نہیں ہے کہ میں اسی وقت وہ بات کروں آپ سے, میں اسی وقت آپ کو کہوں. میں ایک اچھا ٹائم دیکھ سکتی ہوں جب آپ اچھے موڈ میں ہوں, جب ہم اچھی بات چیت کر رہے ہوں, تو میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ میں تھوڑا سا آپ کی اس بات سے انکمفرٹیبل ہوئی تھی, تو میں اپریشیٹ کروں گی کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں. تو مجھے نہیں لگتا کہ جب ہم اچھے طریقے سے جب کسی کو کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں, تو اگلا بندہ ڈیفینسو موڈ میں جاتا ہے یا اس کو برا لگتا ہے. بہت سارے لوگ فیڈ بیک چاہ رہے ہوتے ہیں, انہیں اچھا لگتا ہے جب ہم انہیں ان کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں یا پھر ان کے بیہیویئر کے بارے میں انہیں فیڈ بیک دیتے ہیں, کیونکہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اپنے اوپر کام کرنے کی شدید ضرورت ہے, اور ہمیں فیڈ بیک دیتے رہنا چاہیے, کیونکہ اس سے آپ اپنے آپ کو بھی بچا رہے ہیں اور دوسرے کا بھی بھلا کر رہے ہیں. اور جب آپ پیسو رول میں رہتے ہیں تو آپ صرف اپنا نقصان نہیں کر رہے ہوتے, آپ سامنے والے کا بھی نقصان کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جب تک آپ انہیں بتائیں گے نہیں, انہیں اویئر ہی نہیں کریں گے کہ ان کے کون کون سے بیہیویئرز ایسے ہیں جو کہ آپ کو بادر کرتے ہیں. اگر آپ کو کرتے تو ڈیفینیٹلی دوسرے لوگوں کو بھی کرتے ہوں گے. بہت سارے لوگوں کا اسٹائل اگریسو ہوتا ہے, وہ بات بھی اگریشن کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے پیار کے اظہار بھی اگریشن میں ہی کرتے ہیں. کیا بات ہے. مجھے تو کوئی وہ کریکٹر نہیں تھا, وہ مولا جٹ کا کریکٹر یاد آ گیا کہ ان کا پیار کا اظہار بھی جو تھا وہ گنڈاسا پکڑ کے نواں ہے, وہ ان کے پورا ایک سیکوینس تھا, مصطفیٰ قریشی اینڈ مولا جٹ. So they used to, they're fighting with each other, yet they cannot live without each other, because the only energy that they get is from fight. What a skewed way of. اچھا وہ مجھے آپ جب بات کر رہی تھی نا, آپ نے کمپلیٹ کر دی, وہ مجھے یاد آ گیا, اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگل. ایسا کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی آپ نے گنجل ڈالنے ہیں تو وہ دو ہوں گے تو پھر گنجل ہوگا. مگر ایک اور بھی ایک ڈانس ہوتا ہے, اس ڈانس کو کہتے ہیں بھنگڑا, پتا لوٹی, سنا گانے کا شوق ہے؟ ناٹ ایٹ آل, تھوڑا سا گنگنا بھنگڑا پنجابی ڈرم بیٹ جب دل کرتا کہ تھوڑا بھنگڑا کریں, ٹھیک ہے. اچھا وہ ایک ڈانس ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ٹینگو. تو جس طرح سے اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگل, یعنی الجھنے کے لیے بھی دو لوگ چاہیے اور ڈانس کرنے کے لیے بھی دو لوگ چاہیے. The choice is yours. Whether when you're together with someone, you want to dance with that person, you want to make their life comfortable, you want to make your own life comfortable, or you want to get involved in resentful arguments. وہ کہتے ہیں کہ ایسے نا ایک کہانی ہے, دو بہت پیار کرتے تھے لوگ, تو پھر ان کا کیا ہوا کہ ان کی شادی ہو گئی. ٹھیک ہے, تو شادی سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ لڑکا بولتا تھا اور وہ لڑکی سنتی تھی. پھر منگنی ہوئی تو لڑکی بولتی تھی, لڑکا سنتا تھا, اور
फिर उनकी शादी हो गई, अब वो दोनों बोलते हैं मोहल्ला सुनता है। So it takes two to tango, it takes two to tangle, and it's your decision where you want to go. अच्छा, बस कम्युनिकेशन स्किल्स जो है और क्रूशियल कॉन्वर्सेशन जो है, जब जज्बात जो है बिखरे हों और स्टेक्स बड़ी आई हो कि जो बात चल रही है उसमें मैंने हार कबूल नहीं करी। आपने कभी खेला है? वो एक खेल होता है, उसमें ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ओके, एक मिनट, अच्छा उसमें यूं मारते हैं, अच्छा उसमें होता है ऐसे, क्या होता है यार, डोली यस्सु पंजू, यस्सु, आपको भी याद है, बताएं क्या होता है? यस्सु पंजू हार कबूतर और डोली। तो अगर वो खेल भी खेलना है तो उसके लिए भी 2 लोग चाहिए होते हैं। उसमें क्या होता है, इसको कहते हैं पैसिव अग्रेसिव, वो खींच खींच के मार रहे होते हैं इसी चक्कर में कि यार मौका मिल गया, है ना। अच्छा, 2 चीज़ों से हमें परहेज करना है। एक तो जो जब हम खेल रहे होते हैं तो खेल जो है ना खेल ही होना चाहिए, खेल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होनी चाहिए। और दूसरा, जिस तरह हम यस्सु पंजू हार कबूतर डोली खेलते हैं, उस तरह जो है लल्लू पंजू से भी बचना चाहिए। होता है ना लल्लू पंजू, यू अंडरस्टैंड दिस टर्म? अच्छा जनाब, वक्त 6:25 हो गए। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम जो है काम की बातें नहीं बता रहे? है काम की बातें। अच्छा, अब यहाँ पे ना असल में सवालात काफ़ी आए भी और चले भी गए, और मिस इकरा तारिक डायबिटीज़ के मतलब काफ़ी कुछ बता चुकी हैं। अच्छा, फरी फोए का वंस अगेन शी सेड दिस इज एक्सीलेंट शो, सुपर, बहुत शुक्रिया फरी फोए, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। और शाहिदा मकसूद साहिबा ने टॉपिक पूछा था, टॉपिक मैंने आपको कहा कि टॉपिक वहीं से शुरू होगा, जो आप पूछ लेंगी वही बात हमारा टॉपिक होगा। फिजा आसिफ कहती हैं आहिस्ता आहिस्ता माहिर हो जाएंगे आप लोग, अभी शुरुआत हैं तो कुछ मसाइल हैं। नहीं, देखिए फिजा आसिफ, आप समझ नहीं रही हैं बात। ऑनेस्ट, टेलीविजन आप लोग देखते हैं, टेलीविजन का एक माहौल है, एक स्टाइल है, ठीक है मिस। घर में ना, घर वही होता है जहाँ पे ये नहीं कि ओसीडी एक चीज होती है। क्या होती है बताइए जरा? यानी हर चीज बिल्कुल परफेक्ट, जरा सी दाएं से बाएं ना हो, है। ऐसे घरों में बच्चे तंग आ जाते हैं। पाँव साफ करके आओ, जो है ये क्यों है वो क्यों है, हाथ धोने चले जाओ। ऐसा सब कुछ देखना है, टेलीविजन देख लीजिए, और ऐसे बहुत सारे आपको चैनल। हमारा तो है भाई नेचुरल स्टाइल, नेचुरल है, हम तो इसी तरह से करते हैं, ये हमने किया है। दिस इज आवर पर्सपेक्टिव टू लाइफ, मेक थिंग्स इजी नॉट डिफिकल्ट। और भी कम है जमाने में, नहीं, तो दिस इज हाउ वी डू इट। तो मैं मिस फिजा आपको ये क्लैरिफाई कर दूं प्लीज, दिस इज हाउ वी आर, प्लीज बेयर विद अस। हम भी तो देखें, आपको कोई एतराज नहीं करे। अब आप ये देख लें, आप मैंने कोई एतराज किया कि मिस फिजा आपकी ड्रेसिंग ये है, आपने क्या करा? सॉरी, I don't know you, but please bear with me. I'm sorry about that. अच्छा, फरीद वो कहती है प्लीज शेयर सम लाइट ऑन द इश्यूज ऑफ एंगर मैनेजमेंट। ये तो हमने बात की है, एंगर मैनेजमेंट की हमने बात की है। और शायद वेयर इज डॉक्टर सदाकत। डॉक्टर सदाकत जो है वो इस वक्त हफ्ते में आपके लिए 2 लाइव शोज कर रहे हैं। एक लाइव शो वो आपके लिए करते हैं फ्राइडे को 5 से 6:30 बजे के दरमियान। आप इस फ्राइडे को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जरा लाइट सा शो होता है, हम इस तरह की बातें भी करते हैं जैसे सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब जो है, बिकॉज माशाल्लाह ही इज अ वेरी सीजन्ड साइकोलॉजिस्ट, एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट, स्पेशलिस्ट, तो वो जो है उनसे जो खास मसले हैं वो आप फ्राइडे को 5 से 6:30 बजे के दरमियान पूछ सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब मेरे साथ एक और शो भी करते हैं, वो हम उर्दू पॉइंट पे जाके करते हैं सैटरडे को। फ्राइडे को डॉक्टर साहब का आप प्रोग्राम देख सकते हैं विलिंग वेस्ट पाकिस्तान पे, इसी फेसबुक पेज पे। और उर्दू पॉइंट का जो फेसबुक पेज है उस पर सैटरडे को 3 से 4 बजे के दरमियान भी आपको डॉक्टर सदाकत का प्रोग्राम लाइव, उसमें आप पार्टिसिपेट इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी काफ़ी सारी वीडियोस मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, कभी वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे हर हफ्ते 1-2 कम से कम प्रोग्राम्स भी उनके होते हैं। वो हमने अब ये भी इरादा किया है कि हम उनको लेके टीवी चैनल से भी अपने
विलिंग वेज फेसबुक पेज पे आपके लिए हम उनको जो है क्या करेंगे, टेलीकास्ट कह लें या पोस्ट करेंगे। इसके अलावा मैं आज फरासत से बात कर रहा था कि हमें जो है ना उनको लाइव भी टेलीकास्ट करना चाहिए। कैसे? यानी कि जिस वक्त रियल टाइम में वो टेलीविजन पे प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो हम ये भी करेंगे कि उनको उस वक्त भी पोस्ट कर दें। सो दिस इज हाउ यू कैन मीट डॉक्टर सदाकत about 3 to 4 times in a week. Thank you very much for asking. और जनाब कैमरा थोड़ा नीचे करें प्लीज। अच्छा, ये फिजा आसिफ जो है ये हमारी बहुत ही वो जिसको कहते हैं ना, नहीं क्रिटिकल नहीं मैं इनको कहूँगा, ये अपने लोग होते हैं। दे वांट के, आपको पता तो चल गया होगा, हैं थोड़ी सी परफेक्शनिस्ट है ना। मुझे भी ये बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं भी बड़ा परफेक्शनिस्ट था। फिर मेरी शादी हो गई, फिर मैं ठीक हो गया, तो फिर बच्चे हो गए, फिर मैं मजीद ठीक हो गया, तो काफी टाइम लगा, बट आई हैड टू गो थ्रू ए हार्ड वे। तो आप भी ठीक हो जाएंगे, बताइए कहाँ आप भी कहते मैरिड हो ना। तो कैमरा थोड़ा नीचे करें प्लीज। शकील अहमद कहते हैं हाउ टू कोप विद लो सेल्फ एस्टीम इशू। अच्छा, मैं 6:30 हो गया, आज कॉल्स नहीं आई कोई, मैंने फोन नंबर सही तो नहीं, गलत तो नहीं बता दिया? 0300 8420 270, मुझे तो यही याद पड़ रहा है, करेक्ट? यही है। श्योर अबाउट इट? बिल्कुल ठीक है। तो भाई प्लीज फोन शोन कर लें, हम जाने वाले हैं, फिर ना कहिएगा कि खबर ना हुई। 0300 0300 8 420 270। अंडरस्टैंड? एक और पंजाबी शेर सुनाओ। नहीं। तो शकीला हम कह रहे हैं हाउ टू कोप विद लो सेल्फ एस्टीम। लो सेल्फ एस्टीम बेसिकली पहले तो उसकी रीजंस आइडेंटिफाई करें, इतनी सेल्फ एस्टीम लो होने की रीजंस क्या क्या। फिर उसके बाद अपनी सेल्फ एस्टीम को हेल्दी करने के लिए कुछ आपको काम करने पड़ते हैं, थोड़ा सा आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, कुछ हैबिट्स आपको चेंज करनी पड़ती हैं, अपनी कॉग्निशंस के ऊपर काम करना पड़ता है। उसमें आप बहुत सारे वैसे तो ये जो बोलती रहे कोई बात नहीं, अभी चल रहा है मगर आवाज तो जाएगी ना। ऑनेस्टली प्लीज गो अहेड। सो लो सेल्फ एस्टीम को वैसे तो डील करने के लिए सबसे अच्छा टिप यही है कि आप अपने लाइफ में नए एक्सपीरियंसेस ऐड करें, अपनी सेल्फ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, अपने आप को बिजी रखें। जितनी ज्यादा एक्टिविटीज होंगी आपके पास, जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा आपके पास, और कभी भी अपने ऊपर डाउट ना करें। हमें से बहुत सारे लोग हैं जिनमें सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा होता है, जैसे अभी डॉक्टर एजाज साहब ने बात की परफेक्शनिस्ट होने की। जैसे बहुत सारे लोग परफेक्शनिज्म को फॉलो करते हैं और उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। जिस तरह से वो कहते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को इजी रखें, अपने आप को ज्यादा परेशान भी नहीं करना और अपने आप को दुखी भी नहीं करना, लेकिन कुछ करते जरूर रहना है। सो सेल्फ एस्टीम को हेल्दी करने के लिए अपने गोल्स बनाएं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेशन अपनी इंक्रीज करें। अब मोटिवेशन इंक्रीज करने के लिए आपके पास डिफरेंट टूल्स होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक्सटर्नल मोटिवेशन के ऊपर ज्यादा रिलाई करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन के ऊपर काफी रिलाई करते हैं, जिनको अंदर से आपको एक मोटिवेशन मिलती है। सो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं मोटिवेशन के, उनको आइडेंटिफाई करें और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हम जब अपने आप को ज्यादा फारिग रखते हैं, अपना बहुत ज्यादा फ्री टाइम गुजारते हैं, फिर हम बहुत ज्यादा सोचते हैं अपने बारे में, और अपने बारे में हम ज्यादातर नेगेटिव सोचते हैं क्योंकि हमारी नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्शन नेचुरली ज्यादा होती है। अपने पॉजिटिव सेल्फ टॉक जो है वो आपकी सेल्फ एस्टीम को काफी ज्यादा एक बूस्ट दे सकती है, काफी ज्यादा पुश कर सकती है आपको। उसमें मेरे ख्याल में आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी करनी चाहिए कि आप ये काम कर सकते हैं, आप इस काबिल हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर फरिया। ये इधर कॉल भी आई है और हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? रूहे रवा। मैंने आपको पहचान लिया, आप जो मर्जी रूह बनने की कोशिश करें, मुझे पता चल गया आप कौन है, मगर मैं फिर भी नाजरीन के लिए। अच्छा ये मुझे बताएं, एक मिनट मिस रूहे रवा, मुझे जरा इधर मशवरा कर लेने दें कि इसकी आवाज ऊंची कैसे करते हैं इधर से। बिल्कुल, एक मिनट जरा मिस रूहे रवा, मैं आपकी आवाज पूरी तरह से, यार ये हो नहीं रही मुझसे। चले आप एक मिनट, ये देखिए कहाँ से ये मुझे पकड़ा है, इसकी आवाज मैक्सिमम कर दें, ये हो गया। अच्छा जी मिस रूहे रवा,
بات یہ ہے کہ آپ مجھے ایسے لگتا ہے میں نے آپ کا ذائچہ کھینچا ہے. ہاں میں نے آپ کا ذائچہ کھینچا اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی روح جو ہے وہ اس وقت کہیں پنڈی اسلام آباد کی پہاڑیوں میں مرگلہ ہل سے ہوتی ہوئی کہیں وہاں پہ ہے. اچھا لاہور میں آگے روح تو آپ کو پتا ہے ان کو تو ٹریول کرنے کا کوئی ٹائم ہی نہیں لگتا. تو مس روح رواں سب سے تھینک یو, بہت مہربانی. تو بتائیں آپ پوچھیں. مجھے تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے جب میں روڈ پہ ڈرائیو کر رہی ہوتی ہوں تو جیسے میرے آگے کوئی گاڑی ہے سلو گاڑی ہے فاسٹ اسپیڈ میں جی تو میرے سے وہ ایک برداشت نہیں ہوتا کہ کسی طرح سے میں اس کو اوورٹیک کروں اور آگے نکلوں. تو وہ فاسٹ لین میں سلو گاڑی میرے لیے جو ہے نا امپاسبل ہے اس کو ٹالریٹ کرنا. ایک تو یہ بات. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ہم ٹریفک جیم میں جب اسٹک ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اپنے نروس کو کیسے کنٹرول میں رکھیں, اس وقت ہم کیا کریں کہ ہمارا مائنڈ بالکل ریلیکس رہے. یہ دو کوئسچن. اچھا مس روح رواں میں تو لائٹ موڈ میں آپ کو 2 ٹپس دوں گا اور مس فریحہ جو ہے نا وہ آپ کو پھر اس کے بعد بتائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ فاسٹ لین میں ہوتی ہیں اور کوئی سلو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو آپ نے آنٹی ایسڈ کو کبھی دیکھا یا سنا یا پڑھا ہے؟ اب دیکھا ہوگا. اچھا آنٹی ایسڈ جو ہے انہوں نے یہ بتایا کہ جب آپ فاسٹ لین میں ہوں اور کوئی سلو ہو تو آپ سلو لین میں چلے جائیں اور گاڑی فاسٹ چلانا شروع کر دیں. یہ تو میرا ایک سادہ سے ٹپ تھا, ٹھیک ہے نا. چونٹی دیکھی ہے کبھی آپ نے؟ ہاں دیکھتی ہیں نا. غلط کہہ رہی ہیں آپ, بالکل غلط کہہ رہی ہیں. آج کل چونٹیاں نظر نہیں آتی, آج کل سردیاں ہیں. جو ہی گرمی آج کل بھی میں نہیں مانتا. اچھا چلیے ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ اچھا چلے مان لیں, آپ نے یہ بتا تو دیا نا اسلام آباد میں, آپ یہ تو پتہ چل گیا نا. اچھا ٹھیک ہو گیا. دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ ٹریفک جیم میں پھنس جائیں تو بجائے غصہ کرنے کے آپ ہمیشہ آپ کو کیا نام اس کو کہتے ہیں, مارملیڈ اچھا لگتا ہے. آپ جو ہے نا مختلف قسم کے 2-3 جیم کی بوتلیں اپنی گاڑی میں رکھیں. ہاں اور جیم لگا کے نا توست پہ مکھن جیم وہ کھایا کریں. یہ تو تھے 2 میرے جواب ٹریفک جیم کے متعلق. یہ اگلی دفعہ. اب یہ دیکھیں یہ this question has to be answered next time. You will come back in our show next time. آپ نیکسٹ ٹائم ہمارے شو میں آئیں گی. ابھی جو آپ کے سوال ہیں یہ مس فریحہ بتائیں گی جواب. ویسے میں یہ آپ کی مرضی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بل زیادہ آئے گا تو آپ فون بند کر کے آپ ہمارے جو ہے فیس بک پہ بلنگ بیس پاکستان پہ سنیں. اگر آپ مس فریحہ کی بات ادھر سننا چاہتی ہیں موسٹ ویلکم. بس پھر سنتی رہیں اور ہمیں فیڈ بیک اپنے کامنٹس میں دیں. ویلکم, موسٹ ویلکم. اللہ حافظ. جی مس فریحہ بتائیے. جی انہوں نے ٹریفک جیم کی بات کی ہے تو اس میں میرے خیال میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو انہوں نے اپنے پرابلمس جو شیئر کیے ہیں وہ دونوں آپ کے سرکل آف کنسرن میں آتے ہیں. سرکل آف کنسرن اور سرکل آف انفلوئنس کا ایک کانسیپٹ ہے جو یہاں پہ ہم اپنے پیشنٹس کو سکھاتے ہیں کہ سرکل آف کنسرن میں آپ کی وہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ جن کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے.
सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में ऐसी चीजें आती हैं कि जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिनके ऊपर आपका इन्फ्लुएंस पड़ता है, जिनकी वजह से आप इन्फ्लुएंस में आते हैं. सर्कल ऑफ कंसर्न में ऐसी चीजें होती हैं कि जिनसे हम इन्फ्लुएंस तो हो रहे होते हैं, लेकिन ये कि हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता. जैसे हमारे मुल्क के हालात, ट्रैफिक जैम से मुझे याद आया कि आई कैन स्टिल रिमेम्बर, एक दफा मेरे डैड ने मुझे यहाँ से पिक किया तो वापसी पे ये जेल रोड ब्लॉक था पूरा, तो वो उन्हें काफी गुस्सा आया क्योंकि उन्हें ट्रैफिक में ड्राइव करना बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, उन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है. तो उन्होंने नवाज शरीफ को किसी को नहीं छोड़ा, सबको गालियां देना शुरू कर दी. और मैं आराम से बैठी हुई थी, मुझे कुछ नहीं हो रहा था. हमको 25 मिनट्स स्टक रहे ट्रैफिक में. तो मुझे कहते कि आपको कुछ बुरा नहीं लग रहा, आपको क्यों नहीं, आप क्यों नहीं बोल रही. तो मैंने कहा मैं क्यों बोलूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है. मैं यहाँ पे गुस्सा करूं या मैं म्यूजिक ऑन करके एंजॉय करूं और मैं अच्छा टाइम गुजारूं, या मैं आपकी तरह खून जलाऊं अपना. मैंने कहा वो चॉइस इज माइन. सो मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं हो उसके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी. हाँ, कुछ तो आपने कुछ तो करना है टाइम स्पेंड करने, लेकिन उसमें आपने वो डायबिटीज वाला भूल गया. आप उसमें ये ना हो कि जैम बहुत ज्यादा हो. अब मैं ये नहीं कह सकता कि आप डायबिटिक जैम यूज करें, बिकॉज मुझे ये पक्का पता है कि ये जितने भी जैम्स और जितने भी एस्पार्टेम और ये जो जितनी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं सब, तो वो तो नहीं सिलसिला लगता है कि चल निकला. अच्छा, अब आपने बात मुकम्मल सी विच. जी अस्सलाम वालेकुम. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. मुझे ये भी पता चल गया कि आप लास्ट टाइम भी आई थी. और आप अपना नाम बता दें सुनने वालों के लिए. साइमा नफीस बात कर रही हैं. साइमा, पिछली दफा क्या मसला पूछा था आपने? अब आप पूछेंगी कि आपको किस चीज की टेंशन है. सब ठीक है. अब आप ये पूछेंगी कि फिर जो है आपके मियाँ की बर्थडे है. है उनकी बर्थडे? Look at me, man. I'm so good. I already know things. कसम से. वैसे आपने क्लेयरवॉयंस का नाम सुना है? क्या होती है क्लेयरवॉयंस? बताएंगे. क्लेयरवॉयंस ये होती है जिसको आप पीरी फकीरी मुरीदी कहते हैं. आपको पता चल जाता है दूसरे से लोगों को देख के, आप जो है ना मकतूब देख के आप अंदर कागज पे क्या लिखा है ये जान लेते हैं. उल्टी चिड़िया के पास गिन लेते हैं. फोन पे कोई फोन करे तो पता चल जाता है कि इनके दिल में क्या है, इनके ज़हन में क्या है, इनकी क्या सोचे. भांप लिया मैंने. और इसी तरह खुल जा से बंद हो गया, अंधेरा छा गया हर तरफ, सिर्फ हमारी आवाज आ रही है. मेरा ख्याल है मिसेस साइमा, ये भी एक अनोखा ही प्रोग्राम होगा जिसपे सब कुछ चल रहा है और प्रोग्राम भी चल रहा है. नहीं, इतने बड़े नहीं है ये मसाइल. ये सब जो है हमने इनको डाइटिंग कराई हुई है. मसाइल को ये इतने बिग मसाइल नहीं है. दे आर इन अ वेरी गुड प्रपोर्शन. ये भी पता चल गया कि मेरे मशवरों से. अच्छा जी, मिस फरिया जाने वाली है. इनका 7 बजे जो है इनको जाना होता है और एक लड़का वहां पे भी बैठा है, उसको भी जाना होता है. और मैंने प्रोग्राम लंबा खींच दिया क्योंकि हमारा कौन सा बिल आता है. तो आप जल्दी से अपना सवाल पूछें. उसका तो आपका कहने ही काफी था बस. वो उसके लिए अपने हस्बैंड से बात मनवाने के लिए तो आपका कहने ही काफी था. अच्छा. हाँ, सही कह रहा हूँ. तो अब मैं आपसे इजाजत लूंगा, वरना मैं बातों से बात निकलती रहती है. एक टेनिस के प्लेयर थे, उनका नाम था जॉन मैकेनरो. सचमुच ही वॉज अ न्यूयॉर्कर. उनको गालियां देने की बड़ी आदत थी. अक्सर उनको फाइन हो जाता था.
जॉन मैकेनरो जो है वो जब खेल रहे होते थे तो उन्होंने सर के ऊपर एक बिंडाना टाइप बांधा होता था, वो हेड बैंड लगा के रखते थे, हेड बैंड। तो लोग समझते थे हेड बैंड पसीने के लिए लगाते हैं, असल में खवातीन और जॉन मैकेनरो उन दोनों की एक आदत थी कि जब उनका काम करने को दिल नहीं करता था तो वो ना सर के ऊपर एक दुपट्टा बांध लेते थे। तो उनके हस्बैंड भी बात मानते थे, उनकी बीवी भी मानती थी। ये मेरा आपको भी एक आइडिया है कि अगर आपकी कोई बात ना मान रहा तो सर पे दुपट्टा बांध दे। अच्छा जी, चले मैंने तो मशवरा दिया है। थैंक यू मिस। ठीक है, थैंक यू। देखे इंसान का तो काम है कोशिश करना, ट्राई करना, नतीजा तो अल्लाह ने क्या। बहुत शुक्रिया आपका, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो। अल्लाह हाफिज। मिस, मेरा ख्याल है कि इनको पहचान ठीक है ये हमारी चेहरा नजर आ रहा है और आप उसी को हंस रहे हैं। लो जी, मेरा ख्याल है कि अरसलान साहब का बहुत शुक्रिया कैमरे के पीछे, फरासत साहब को कुछ ना करने का बहुत